नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 विज्ञान में आज हम लेते हैं 13 नंबर का सवाल। धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। ये आंसर देखते हैं इसका। धातु और अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो सबसे पहले लेते हैं सोडियम को। सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। यदि यह अपने m कोश से एक इलेक्ट्रॉन, आप लोगों को पता है कि L, M, N और K, L, M और N, ये चार कोश होते हैं। कोश, उसमें से M यानी तीसरा कोश जो है वह एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। तब जाके L कोश यानी ये वाला दूसरा, इसका बाह्यतम कोश बन जाता है। ये वाला बाह्यतम कोश बन जाता है जिसमें स्थायी अष्टक उपस्थित हैं। इस परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन होते हैं। सोडियम के परमाणु के नाभिक में 11 यानी पहली कोश K के अंदर 2, L के अंदर 8 और M के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होने के कारण, यानी एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के कारण, इसमें धन आवेश की अधिकता होती है और यह सोडियम धनायन प्रदान करता है। दूसरी ओर देखें तो क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि देखा जाए तो क्लोरीन जो है, उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले कोश में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7, यानी उसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अष्टक पूर्ण करने के लिए इससे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यदि सोडियम एवं क्लोरीन अभिक्रिया करें तो सोडियम द्वारा त्यागा गया एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर लेता है और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन परमाणु ऋण आवेश प्राप्त करता है। क्योंकि इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन होते हैं तथा इसके K, L, M कोशों में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इससे क्लोराइड ऋणायन Cl प्राप्त होता है। यहाँ तक हमें लिखना है। आगे चलते हैं 14 नंबर का सवाल। उत्कृष्ट गैसें, धातु और अधातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये आप लोगों को पूरा बॉक्स लिखना है। तो उत्कृष्ट गैसें जो हैं ये 3 हैं। उसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर है। उसी प्रकार धातुएं जो हैं वह कितनी हैं, उनके परमाणु की संख्याएं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये पूरा बॉक्स आप लोगों को लिखना है और याद भी रखना है। अधातुएं जो हैं वह भी हमारे पास कितनी हैं, उसके परमाणु संख्या कितनी है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है। उसके बाद हमारे पास 15 नंबर का सवाल है, सोडियम क्लोराइड का निर्माण समझाइए। तो देखते हैं यहाँ पर, विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोराइड आयन परस्पर आकर्षित होते हैं तथा मजबूत स्थित वैद्युत बल में बंधकर सोडियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित रहते हैं। यह आप लोगों को समीकरण बनाना है। इसमें देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका त्याग होता है और यहाँ पर क्लोरीन के द्वारा उसी इलेक्ट्रॉन का स्वीकार होता है। इन दोनों के त्याग और स्वीकार के बाद हमारे पास NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। आगे चलते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण। तो चित्र में देखते हैं, मैग्नीशियम के पास यहाँ पर बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसका त्याग करके क्लोरीन जो है, क्लोरीन के 2 परमाणु, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन लेगा और इसी वजह से MgCl2, यहाँ पर देखिए MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होता है।
उसके बाद हमारे पास हैं 16 के बाद 17 नंबर का सवाल देखते हैं। आयनिक यौगिक के सामान्य गुणधर्म, ये हमारे लिए बहुत ही काम का सवाल है, आईएमपी कहेंगे इसको। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म देखते हैं। पहला है उसकी भौतिक प्रकृति। धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्य रूप से भंगुर होते हैं और दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। ये उसकी भौतिक प्रकृति हो गई। इन यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक कैसा होता है वो देखते हैं। इन यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक बहुत ही अधिक होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता होती है। उसके बाद इन लोगों की घुलनशीलता देखते हैं कि वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्य रूप से जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। चौथा गुण है विद्युत चालकता। तो किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था उसमें विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमज़ोर पड़ जाता है। इसीलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं एवं विद्युत का चालन करते हैं। आगे देखते हैं, परिभाषित कीजिए अयस्क और खनिज। देखते हैं यहाँ पे अयस्क और खनिज के बारे में कि हमारी पृथ्वी जो है उसकी भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत है, जिसमें समुद्र जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे कुछ विलेय लवण भी उपस्थित हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती हैं, जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। तो खनिज और अयस्क के दोनों के आंसर यहाँ पर हैं। आगे चलते हैं, 19 नंबर का सवाल, धातुओं का निष्कर्षण समझाइए। देखते हैं धातुओं का निष्कर्षण। कुछ धातुएं भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं और कुछ अपने यौगिकों के रूप में मिलती हैं या प्राप्त होती हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं और ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, ये सभी स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। उसके बाद श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम वगैरह इतनी अधिक क्रियाशील होती हैं, अभिक्रियाशील होती है कि ये कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं प्राप्त होती। और सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातुएं जो हैं, ये तीनों, इनकी अभिक्रियाशीलता मध्यम होती हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी में ये मुख्य रूप से ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। आप देखेंगे कि कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड होते हैं
और ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ऐसा होता है। तो ये हमारा सवाल हो गया धातुओं का निष्कर्षण, सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 20 पर चलते हैं कि अयस्क से धातु के निष्कर्षण के प्रयुक्त चरण समझाइए। तो आप लोगों को ये पूरा जो आप लोगों को दिख रहा है ये पूरा लिखना है। थोड़ा समझ लेते हैं अयस्क से धातु कैसे प्राप्त करते हैं। पहले तो अयस्क को 3 हिस्सों में बांट लेते हैं, उच्च अभिक्रियाशील, मध्यम अभिक्रियाशील और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। उच्च अभिक्रियाशील धातु होती हैं उसका विद्युत अपघटन किया जाता है तब जाके शुद्ध धातु प्राप्त होती हैं। मध्यम क्रियाशील अभिक्रियाशील धातु हैं उसके भी 2 हिस्से बनाएंगे, कार्बोनेट के अयस्क और सल्फाइड के अयस्क। कार्बोनेट के अयस्क जो है उसका निस्तापन किया जाता है, सल्फाइड के अयस्क का भर्जन किया जाता है, तब जाके उसमें से धातु के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं और उसके बाद धातु के ऑक्साइड में से धातु में अपचयन किया जाता है और अंत में हमें धातु प्राप्त होती है। और निम्न अभिक्रियाशील धातु हैं उसमें से सल्फाइड के अयस्क पहले निकाले जाते हैं, फिर उसका भर्जन किया जाता है, उसमें से धातु प्राप्त होती हैं, फिर उसका परिष्करण किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग 20 तक हम सवाल देखते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग 21 से शुरुआत करेंगे।